बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। मेरी रुखसती में अभी 1 घंटा बाकी था जब अम्मा मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी कि अब ख्याल रखना कि राज किसी को भी न बताना, तभी तो अपने ससुराल में सुखी रहेगी, वरना तेरे ससुराल में भी तेरा जीना दुभर हो जाएगा, जैसे यहाँ तेरे भाइयों ने किया था। अम्मा की बात सुनकर मुझे वो याद आने लगा जिसके लिए मैंने अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया था। उसने मुझे कितने ख्वाब दिखाए थे और अब मेरी जिंदगी ने जो पलटी मारी थी, इससे मेरी किस्मत ही बदल गई थी। मेरा नाम दरख्शा है। मेरी मुलाकात फहीम से 2 साल पहले हुई थी जब मैं कॉलेज जाती थी और उसने पहली दफा मेरी मदद की थी। मैं सड़क के किनारे पर खड़ी थी और दूसरी तरफ जाना चाहती थी, लेकिन ट्रैफिक इतनी ज्यादा थी कि मैं घबरा रही थी। तभी पीछे से मुझे किसी की आवाज सुनाई दी कि मैम, क्या आपको मेरी मदद चाहिए? मैंने जैसे ही पीछे देखा तो काफी जवान सा लड़का मुझसे मुस्कुरा रहा था। मैंने कुछ भी न कहा और फौरन ही अपना सर हिलाया, क्योंकि मैं मजबूर थी। अगर मजबूरी न होती तो मैं किसी भी लड़के की मदद कभी भी न लेती, क्योंकि मुझे अपने भाइयों का पता था। उस लड़के ने मेरी मदद की और यूं मैं सड़क की दूसरी तरफ आ गई थी। पर मैं जैसे ही घर गई तो मेरे भाइयों ने कोहराम मचा दिया। मेरा छोटा भाई गली में गुंडा समझा जाता था, न जाने से कैसे पता चल गया, लेकिन घर जाते साथ ही उसने मुझे बालों से दबोचा और कहने लगा कि किसके साथ मुंह मार कर आई है, वो कौन था? इसकी बात सुनकर तो मेरा वजूद कांपने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे इस लड़की की मदद मांगकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी हो। मैंने भाई को सब सच सच बता दिया कि जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, वो तो मेरी मदद कर रहा था। जब अगले ही पल भाई ने मुझे थप्पड़ों से उड़ा दिया और कहने लगा कि फिर वो कौन था जिसके साथ मेरे दोस्तों ने तुम्हें देखा है। अब मैं जान गई थी कि मेरे भाइयों को आज फिर से इसके दोस्तों ने मेरे खिलाफ भड़काया है। उसके बदमाश दोस्त यही तो करते आ रहे थे। भाई भी इनकी संगत में रहकर बदमाश हो गया था। 1 हफ्ता इस वजह से अपने कॉलेज भी न गई, पर जैसे पेपर सर पर आए तो भाई ने बहुत मुश्किल से मुझे इजाजत दी। पर भी जैसे ही पेपर देने गई तो मुझे वही लड़का फिर से दिखाई दिया। उस रोज वो खुद ही मेरे पीछे आ गया, पर मैं भाई के डर से दूर भागने लगी। जब अगले ही पल वो मुझसे कहने लगा कि डरो मत, मेरा नाम फहीम है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे भाई ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, मेरी वजह से तुम्हें बहुत कुछ सहना पड़ा है। इसकी बात सुनकर मैं जज्बाती हो गई। मैं अपने भाइयों की इकलौती बहन थी। मेरे 2 ही भाई थे। बड़ा भाई मासूर था, तभी छोटे भाई ने हमारे घर को संभाला हुआ था। अब्बा वैसे ही हमें छोड़कर चले गए थे। भाई इसी वजह से काफी बिगड़ गया था, पर फहीम ने मुझे हौसला दिया। मैं तो कब से किसी के हौसले की तलाश में थी। मैंने अपने दिल की सारी भड़ास फहीम के सामने निकाली। उसने मुझ पर तरस खाया। अब वो मुझसे मिलता रहता था और मुझे पैसे भेजकर मेरी काफी मदद करता रहता था। मैंने अम्मा को सारी बात बता दी। जब अम्मा तड़प कर बोली कि तू बहुत गलत कर रही है, तेरे भाइयों में से किसी को भी पता चल गया तो वो तुझे जिंदा गाड़ देंगे, ये काम मत कर। पर मैंने कहा कि अम्मा, भाई के सहारे बैठी रही तो वो तो मुझे गैरत के नाम पर ही घर पर बिठा कर रखेंगे। मुझे खुद ही कुछ न कुछ करना पड़ेगा। अम्मा भी जानती थी कि इनके दोनों बेटे अपने अब्बा पर गए हैं। अब्बा भी अम्मा को जूते की नोक पर रखते थे, पर वो तो अल्लाह ने अम्मा को सारी जिंदगी के अजाब से बचा दिया था। अब ये 2 भाई मेरा जीना हराम कर रहे थे। अम्मा तो इसी वजह से इनके आगे बोलती नहीं थी, वरना वो अम्मा के साथ भी ऐसा ही सलूक करते। यूं मैंने अम्मा को फहीम के बारे में सारी मालूमात दे दी थी। फहीम मुझसे यही कहता था कि मेरा ख्वाब है कि मैं पढ़ लिख कर अमीर बंदा बनूं। मैं अपने भाई की तरह अमीर होना चाहता हूँ। इसके बाद मैं तुमसे शादी कर लूंगा। ये सुनकर मेरा दिल खुशी से कूदने लगा। मैंने फौरन ही अपनी अम्मा को बता दिया। अम्मा भी खुश हो गई। फहीम तो कहता था मैं तुमसे जहेज भी नहीं लूंगा, बस तुम मेरे पास आ जाना, मेरे लिए इतना ही काफी होगा। यूं मैं फहीम की मोहब्बत में अंधी हो गई थी और अब इससे रोज कॉलेज के बहाने मिला करती थी। अब तो भाइयों के साथ भी मैं बहुत अच्छे तरीके से पेश आती थी, ताकि मेरे भाइयों को किसी भी किस्म का शक न हो। मेरे भाइयों ने मुझे यूनिवर्सिटी में पढ़ने की इजाजत दे दी थी। अब तो मैं खुल्लम खुल्ला फहीम से मिलती रहती थी। उस रोज मेरा ट्रिप जाना था। वो यूनिवर्सिटी का ट्रिप था। सारी लड़कियां ट्रिप पर जा रही थी, पर मैं मुंह सुजाए बैठी थी, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरे भाइयों ने मुझे ट्रिप पर जाने की कभी भी इजाजत नहीं देनी। पर फहीम ने काफी जिद की। वो मुझे अपनी मोहब्बत की कस्में देने लगा था कि अगर तुम इस ट्रिप पर नहीं गई तो फिर न जाने हमारी मुलाकात कब होगी, क्योंकि मेरे ख्वाबों को पूरा करने का वक्त आ गया है।
इसकी बातें सुनकर मैं जज्बाती हो गई। ट्रिप रात को जाना था। तभी जैसे ही वो रात आई तो मैंने अम्मा को बताया और कमरे की खिड़की से बाहर निकलने का फैसला किया और यूं मैं अपने इरादे में कामयाब हो गई। छोटी सी बैग में मैंने अपना सारा सामान डाल दिया था और इस तरह मैं ट्रिप पर चली गई। यूं मेरे भाइयों को पता न चल सका, पर मैं कहा जानती थी कि पीछे से सबको पता चल जाएगा और एक हंगामा बर्पा हो जाएगा। लेकिन फिलहाल तो मैं बहुत ज्यादा खुश थी। फहीम तो मेरी हिम्मत को दाद देने लगा। वो मुझे और भी हौसला देने लगा कि तुम्हें ऐसे ही मजबूत होना पड़ेगा, वरना तो तुम्हारे भाई तुम्हें कुछ भी नहीं देंगे और तुम्हें ऐसे ही पैरों में कुचल कर आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन मैं कहाँ जानती थी कि इस एक ट्रिप की वजह से मेरी जिंदगी कितनी मुश्किल में पड़ जाएगी। उस रोज वही मुझे अपनी मोहब्बत के दावे करने लगा। यूं हम दोनों बहक गए। वो मुझसे यही कह रहा था कि आखिर को एक न एक दिन हम दोनों को एक तो होना ही है, पर मैंने इसे साफ मना किया। लेकिन मुझसे इसकी नाराजगी भी तो बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तभी ना चाहते हुए भी मैंने इसे हाँ कर दी, जो कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुई थी, क्योंकि वही दूसरी तरफ मेरे घर वालों ने मेरा रिश्ता पक्का कर दिया था। मेरे भाई ने किसी बटेरे के बेटे से मेरी शादी तय कर दी थी। यहाँ मैं फहीम के साथ बहुत ज्यादा खुश थी। मैं नहीं जानती थी कि घर जाकर मेरी क्या हालत होगी। जैसे ही ट्रिप खत्म हुआ तो मैं वापस अपने घर चली गई। ये मेरी फहीम के साथ आखिरी मुलाकात थी जिस पर हमने हर हद पार की थी। मैं जैसे ही घर गई तो मेरा भाई तो जैसे मेरी राह देख रहा था। वो बेचैनी से चक्कर काट रहा था। मुझे जैसे ही आते हुए देखा तो फौरन ही मुझ पर बरस पड़ा कि तू किसके साथ मुँह काला करके आई है, तू किधर भाग गई थी। मैंने अपने भाई को कुछ ना कहा। जब अगले ही पल मेरे भाई ने मुझे बताया कि तेरा रिश्ता हमने पक्का कर दिया है, कुछ ही हफ्ते बाद तेरी शादी है। ये सुनकर तो मुझे हैरत का झटका लगा था। मैं अम्मा की तरफ देख रही थी। अम्मा की भी नसें झुकी हुई थी। अब तो मेरे भाई मुझ पर आए रोज पहरा देते थे। चंद हफ्ते बाद ही मैं दुल्हन पर ही बैठी थी। मैंने फहीम से काफी राब्ता किया, पर मैं जान गई थी कि फहीम अपने ख्वाबों की तकमील के लिए मुझसे हर ताल्लुक खत्म कर चुका है और वो अपने ख्वाब पूरे करके ही मेरे पास लौट कर आएगा। मैं काफी घबरा रही थी जब अम्मा ने मुझे बताया कि तुम्हारे लिए बुरी खबर है। ये खबर सुनते ही मेरे हाथ पांव फूल गए थे, क्योंकि अम्मा ने कहा कि मेरा होने वाला शौहर कभी बाप नहीं बन सकता। मैं तड़प कर अम्मा से बोली कि अम्मा, ये क्या किया तूने? तूने मुझे ऐसे शख्स के साथ क्यों बांध दिया जो कभी औलाद नहीं दे सकता? क्या मैं सारी जिंदगी ऐसे ही चलूंगी? जब अम्मा कहने लगी कि होश के नाखून दे, शुक्र कर तेरे भाई ने तेरी शादी अमीर इंसान से की है, वरना वो तो तुझे बोझ समझकर किसी गरीब को देने वाले थे। वो तो मैंने ही इन्हें समझाया कि किसी गरीब के घर में रहने से तो बेहतर है ना कि तू किसी अमीर के घर में ऐश करे, और ना तो नसीब की बात है। बाकी बातें सुनकर मैं टूट चुकी थी। मुझे काफी परेशानी हो रही थी। फहीम के साथ बिताए वो पल बार बार मेरे जहन पर सवार हो रहे थे। मेरी रुखसती में चंद ही घंटे बाकी थे जब अम्मा मेरे पास आई और कहने लगी कि अब तू फहीम को भूल जा, अब तू अपनी जिंदगी में आगे बढ़। पर मैं तो चाहकर भी भूल नहीं सकती थी। मेरा शौहर बहुत अमीर था। मैं इस वक्त सेज से सचेज के कमरे में बैठी थी और अपनी बेबसी पर तस्वीर बहा रही थी कि मेरी किस्मत भी कितनी खराब है कि मेरे शौहर कभी मुझे औलाद की खुशी नहीं दे सकता। अभी मैं यही सोच रही थी जब अचानक से मेरी तबीयत खराब होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे मुझे घबराहट हो रही हो। इतने में मेरा शौहर मेरे कमरे में आ गया। वो मुझे बेताब नजरों से देखने लगा। कुछ पल बाद मेरा हाथ थमकर कहने लगा कि ना जाने अपनी जिंदगी में मैंने ऐसे कौन से नेक काम किए हैं जो मुझे हूर जैसी बीवी मिली, जिसने मुझे मेरे ऐब के साथ कबूल कर दिया। मुझे इसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मैं तो बुत बनी इसके सामने बैठी थी जब अचानक ही मुझे उबकाई आई। मैं तड़प कर बेड से उठकर वॉशरूम चली गई। मेरे शौहर अजीब नसों से मुझे देखने लगा। जैसे ही वॉशरूम गई तो मुझे उल्टियों पर उल्टियां आने लगी, पर ना जाने मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा था। मैं वापस आई तो शौहर कहने लगा कि सब कुछ ठीक तो है ना, तुम्हें क्या हो गया है? मैंने घबराते हुए से कहा कि शायद खाने की वजह से ये सब हो रहा है, मुझे बाजारी खाना रास नहीं आता। शौहर को तसल्ली हुई तो मुंह दिखाई के तौर पर उसने मुझे हीरे का हार दिया। मेरी तो आंखें चमक उठी थी। मैं फहीम को तो एक पल के लिए बुला ही चुकी थी। यूं वो हीरे का हार देखकर मैं अपनी शौहर की हो गई थी। मैंने फहीम के साथ किए वो सारे वादे भुला दिए।
पर अगले रोज मुझे फिर से उल्टियां आने लगी। घर वाले भी परेशान हो रहे थे। मेरी हालत संभलने का नाम ही नहीं ले रही थी। ससुर ने मेरे शौहर को कहकर मुझे अस्पताल भिजवा दिया। मेरे शौहर जैसे ही मेरा चेकअप करवाने लगे तो डॉक्टर ने ऐसी खबर सुनाई कि मेरे शौहर के पैरों तले जमीन निकल गई। वो मुझे गुस्से से देख रहा था, जबकि मैं तो जान गई थी कि मामला क्या है। मुझे फहीम के साथ बिताए वो पल याद आने लगे। मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई थी जिसका खमियाजा मुझे सारी जिंदगी भुगतना पड़ना था। शौहर जैसे ही घर लाया तो सबके सामने मुझ पर उंगली उठाकर कहने लगा कि बताओ ये गुनाह किसका है, किसके साथ तुमने मुंह काला किया है। इसके बाद पर मैं घबरा गई। मैंने शौहर को कहा कि मेरा यकीन करो, ऐसा कुछ भी नहीं है, पर अंदर से तो मैं जानती थी कि मैं झूठ बोल रही हूँ। शौहर ने मुझसे मुंह फेर दिया। हर कोई अपने कमरे में चला गया। मुझे फहीम की याद आने लगी, क्योंकि मैं जानती थी कि ये बच्चा फहीम का है। थक टूट कर मैं वापस अपने कमरे में आई। मेरे पास फहीम की फोटो थी। फोटो निकाल कर मैं इससे गिले शिकवे करने लगी कि तुम कहाँ चले गए हो। तुम तो मुझसे कहते थे कि तुम मुझसे शादी कर लोगे। तुम्हें तुम्हारे ख्वाब इतने अजीज थे कि तुमने मुझे एक नज़र देखना गवारा न किया कि मैं किस हाल में हूँ। प्लीज वापस आ जाओ। देखो मेरे साथ क्या हो गया है। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, पर अगर मैंने इसकी सब कुछ सच्चाई बताई तो सब मुझे घर से निकाल देंगे। मेरा भाई तो मुझे मार कर रख देगा। वैसे ही फहीम से बातें कर रही थी जैसे इसकी तस्वीर नहीं बल्कि इसका जीता जागता वजूद मेरे सामने खड़ा हो। कुछ देर बाद जैसे ही मेरे दिल का बोझ हल्का हुआ तो मैंने इसकी तस्वीर वापस अपने सामान के अंदर छुपा कर रखी। अब मैंने ये बात नोट की थी कि मेरा सुजन मेरा ख्याल रखता था। मेरी शौहर ने तो मुझे तलाक देने की धमकी दे दी थी। उस रोज जैसे ही सबके सामने उसने वो तलाकनामा मेरे मुंह पर मारा तो सुजन ने मेरे शौहर को बुरा भला कहना शुरू कर दिया कि देखो, हो सकता है ये बच्चा तुम्हारा ही हो। जब शौहर कहने लगा कि अब्बा आप जानते हैं ना कि मेरी औलाद नहीं हो सकती, ससुर कहने लगा कि क्या पता अल्लाह ने तुम पर करम कर दिया हो और तुम्हारी औलाद दिखी हो। ये सुनकर वो अफसोस करने लगा कि क्या आप मेरे बाप है या इसके, आप इसका साथ क्यों दे रहे हैं। आप जानते हैं ना कि ये लड़की एक छोटे से घर से आई है। इसके तो भाइयों ने इसको कुछ भी नहीं दिया और इसे ऐसे भेजा है जैसे वो ये बोझ हल्का करना चाहते हो। यकीनन इसने कोई गलत काम किया होगा, वरना किसी भी लड़की के साथ ऐसा नहीं होता जैसा इसके साथ हुआ है। इसके तो भाई से मुंह नहीं लगाते। ये बच्चा 100% किसी और का है। जब ससुर कहने लगे कि ठीक है, जैसे ही बच्चा पैदा होगा तो तुम देख लेना, वो हूबहू तुम पर ही जाएगा। अपने ससुर की बातें सुनकर मैं शिशिद्दर हो गई थी कि कितने भले इंसान हैं जो मेरा साथ दे रहे हैं। मैं दिल से इन्हें दुआएं देने लगी थी कि मेरे शौहर ने बहुत मुश्किल से फैसला किया था कि वो 9 महीने इंतजार करेगा और जैसे ही ये बच्चा आएगा इस बच्चे को देखकर ये फैसला करेगा कि वो मुझे तलाक देगा या नहीं। पर मैं जानती थी कि 2 महीने बाद सारा सच खुलकर सबके सामने आ जाएगा, क्योंकि ये बच्चा जिसका है इसी पर जाएगा। इतने अरसे से मैं फहीम से बिल्कुल भी नहीं मिली थी। मुझे इसकी याद सताती रहती थी। जब एक रोज अचानक ही मेरे ससुर मेरे पास आए। वो मुझसे पूछने लगे कि बहू तुम परेशान लग रही हो, बताओ तो सही क्या परेशानी है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैंने ससुर की बात सुनी तो घबराकर कहने लगी कि नहीं अंकल, ऐसी बात नहीं है। मेरी बात सुनकर वो हंसने लगे जैसे वो मेरा झूठ पकड़ चुके हों। तब भी कहने लगे कि वो कौन था, उसने तुम्हें छोड़ा क्यों है। मैंने जैसे ही अपने ससुर की जुबान से बात सुनी तो मेरे सर पर गोया आसमान गिर गया, क्योंकि मेरी चोरी पकड़ी गई थी। मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। उस ससुर को मैंने सारी बात बता दी कि मैं इससे बहुत मोहब्बत करती थी। उसने एक रोज मेरी मदद की थी। उसका नाम फहीम है। वो मुझसे अपनी मोहब्बत का दावा करता था और यूं हम दोनों एक दूसरे के करीब आ गए थे। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। ससुर ने जैसे ही मेरी बात सुनी तो मुझे तसल्ली देने लगे कि तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा पूरा पूरा साथ दूंगा। तुम्हें अपने शौहर से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अपने ससुर की बातें सुनकर मैं हक्का बक्का हो गई थी कि वो आखिर मेरा साथ क्यों देना चाहते हैं, जब सारे घर वालों में से एक मेरे ससुर थे जो मेरा ख्याल रखते थे। रोज रात को वो मुझे दूध ला कर देते थे। वो दूध पीकर तो गोया मुझे सुकून मिलने लगता था। एक रोज मैं सोचने लगी कि शायद ससुर मुझे फहीम से भी मिलवा दें। अगर मैं इनसे फहीम से मिलने की दरख्वास्त करूं तो वो मेरा साथ जरूर देंगे।
यही सोचकर मैं इनके पास चली गई और इनसे अपने दिल की बात कहती। पर ससुर कहने लगे कि बेटा ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें कुछ वक्त इंतजार करना होगा। जब ठीक वक्त आएगा और ये बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा तो मैं तुम्हें फहीम से मिलवा दूंगा। मैं ससुर की बात सुनकर खुश हो गई थी, पर मैं ना जान सकी कि आखिर ससुर मेरा इतना साथ क्यों दे रही है। मुझे तो फहीम की रिहाइश का भी पता नहीं था। मैं काफी पछता रही थी। शौहर अब मुझसे अलग थलग रहता था। जैसे अब तो वो इसी का इंतजार कर रहा था कि कब मेरी डिलीवरी हो और वो बच्चा सबके सामने आ जाए। जैसे जैसे ये दिन करीब आ रहा था वैसे वैसे मेरी घबराहट में इजाफा हो रहा था। और फिर आखिर वो दिन भी आ गया जब मैं हॉस्पिटल गई। मेरी डिलीवरी हुई। जैसे ही मेरा बच्चा इस दुनिया में आया तो मेरे शौहर के साथ साथ सब ससुराल वाले इस बच्चे को देखकर सकते में आ गए थे। मेरे शौहर का रंग उड़ गया था। मैं इस वक्त नींद बेहोशी की हालत में थी, लेकिन मुझे सब सुनाई दे रहा था कि कैसे सब मेरे बच्चे को देखकर खुश हो रहे थे। इनकी खिलखिलाहटें मैं सुन सकती थी, पर मुझे काफी हैरानी हुई थी कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। वो बच्चा तो फहीम और मेरा था। जैसे ही मुझे होश आया तो शौहर कहने लगा कि मुझे माफ कर दो। मैंने इससे कहा कि आप मुझसे किस बात की माफी मांग रहे हैं। जब वो कहने लगा कि मैंने तुम पर बहुत बड़ा इल्जाम लगा दिया, ये बच्चा तो मेरा ही है। अपने शौहर की बात सुनकर तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि जब वो बच्चा मेरी गोद में आया और मैंने इस बच्चे का दीदार किया तो वो बच्चा हूबहू मेरे शौहर पर ही तो गया था। पर ऐसा कैसे हो सकता था। मेरे ससुर कहने लगे कि देखा, मैंने तुमसे कहा था ना कि एक दफा तुम्हारा बच्चा सामने आ जाएगा तो फिर तुम्हारा शौहर तुम्हें भी कबूल कर देगा। मैं अपने ससुर से कहने लगी कि आप तो सादी सच्चाई जानते हैं कि बच्चा मेरे शौहर का नहीं है बल्कि तो फहीम का है। ससुर बोले कि अब बीती बातें भुला दो, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाओ और इस सच्चाई को किसी को भी न बताना। देखो, तुम्हारी जिंदगी बदल गई है और अब अगर तुमने फिर से अपने माजी में छलांग लगाई तो फिर से मुश्किल में पड़ जाओगी। लिहाजा बेहतर यही है कि अपने बच्चे की सही तरबियत करो और अपने शौहर के साथ अच्छी जिंदगी गुजारो। मैं अंदर ही अंदर फहीम को याद करने लगी। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं इस बच्चे का टेस्ट करवाऊंगी ताकि मुझे पक्का पता चल जाए कि बच्चा फहीम का है। यही सोचकर मैंने खुफिया तरीके से अपने बच्चे का टेस्ट करवाया, लेकिन जैसे ही रिपोर्ट मेरे सामने आई तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि अब सच्चाई मेरे सामने थी। लेकिन सब घर वाले खुश थे, इसीलिए सच्चाई को मैंने दबा दिया था। पर ऐसा कैसे हो सकता था कि अगर ये बच्चा मेरे शौहर का नहीं था तो ये बच्चा मेरे शौहर पर कैसे गया था। और सब ससुराल वालों को ऐसा क्यों लग रहा था कि इसकी शक्ल हूबहू मेरे शौहर जैसी है। इस बात ने मुझे काफी परेशानी में डाल दिया था। मैं अभी भी रातों को उठ कर फहीम की फोटो से बातें करती थी। ये तो मेरी आदत सी बन गई थी। मैं फहीम को बताती थी कि देखो, तुम्हारा बच्चा कितना बड़ा हो गया है। चूंकि मेरी शादी को 2 साल हो गए थे, मैंने कभी भी ये महसूस नहीं किया था कि मेरा बेटा वजदान अपने बाप पर भी गया है। यूं ही 2 साल बाद पहली दफा मैंने अपने ससुराल में हलचल देखी थी। हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी, जैसे न जाने कोई आ रहा हो। मैंने अपने ससुर से पूछा कि क्या कोई आ रहा है, तो कहने लगे कि हाँ, तुम्हारे शौहर का छोटा भाई आ रहा है। मैं काफी परेशान हो गई थी, क्योंकि कभी भी किसी ने मुझसे इसका जिक्र नहीं किया था। पहली दफा ही मैंने अपने शौहर के छोटे भाई का जिक्र सुना था। मैंने अपने शौहर से पूछा कि आपने मुझसे ये बात क्यों छुपाई, तो शौहर चीख उठा कि खबरदार, जो तुमने से मेरा भाई कहा वो मेरा भाई बिल्कुल भी नहीं, वो तो मेरे रास्ते का कांटा है। हमेशा वो मेरे काम में टांग अड़ाता था, वो हमेशा मुझसे जलता था, तभी तो वो बाहर भाग गया है। पर आज तक अब्बा ने सबसे ज्यादा इससे प्यार किया है। अब्बा ने कभी भी मुझसे प्यार ही नहीं किया था, लेकिन अब्बा की वजह से घर आ रहा है। पर वो ज्यादा देर तक नहीं रुकेगा, 2 दिन बाद वो वापस चला जाएगा, क्योंकि अगर वो इस घर में रहा तो मैं इस घर से चला जाऊंगा, क्योंकि मैं इसकी शक्ल भी नहीं देख सकता। उसने मुझसे हर चीज छीन ली है। मैंने इसकी शौहर की बात सुनी तो हक्का बक्का हो गई कि कैसे भाई हैं जिनमें आपस में बनती ही नहीं है। मैं जान गई थी कि मेरा शौहर तो भूलकर भी मुझे अपने देवर से मिलने भी नहीं देगा, और ऐसा ही हुआ था, क्योंकि जैसे ही मेरा देवर आया तो मेरा शौहर मुझे कमरे में बंद करके चला गया था, जबकि वो फरस्तान को अपने साथ ले गया था कि मैं इससे इसके चचा से मिलवा दूंगा। पर मैं नहीं चाहता कि वो मेरे बदमाश भाई की नजर तुम पर पड़े। क्यों मैं आधी रात तक अपने शौहर का इंतजार करती रही। आधी रात को मेरा शौहर आया। मुझे काफी हैरानी हुई थी। 2 दिन ऐसे ही गुजर गए थे। मेरे शौहर ने मुझे बाहर निकलने की इजाजत दे दी।
एक रोज मेरे ससुर मुझसे कहने लगे कि चलो अब वक्त आ गया है, मैं तुम्हें फहीम से मिलवा देता हूँ। मैंने अपने ससुर से कहा कि आप ये सब कैसे करेंगे, आपको क्या पता फहीम कहाँ है। ससुर कहने लगे कि तुम फिक्र ना करो, मैंने सारा इंतजाम कर दिया है, तुम बस मेरे साथ चलो। ससुर ने वरदान को उठाया और मुझे लेकर किसी होटल में आ गए। मैं जैसे ही वहां गई तो अपने सामने फहीम को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वो मेरे सामने खड़ा है। ससुर तो वापस चले गए, जबकि मैं फहीम से बिदक कर रोने लगी कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तुम्हारे बाद मेरी जिंदगी कितनी बदल गई है, मैंने कितना कुछ बर्दाश्त किया है, तुम जानते भी हो ना। पर फहीम ने मेरी बात का जवाब न दिया, बल्कि अगले ही पल उसने मुझे खुद से अलग कर दिया। मैं सीधा समझी के आलम में देख रही थी। मुझे इससे ही उम्मीद नहीं थी कि वो मेरे साथ ऐसा करेगा। वो काफी बदल गया था। इसका बदला बदला सा रूप देखकर मेरे चेहरे के रंग उड़ रहे थे, क्योंकि फहीम तो कभी मुझसे मोहब्बत भरी बातें करता था। मैंने इससे कहा कि क्या हो गया है फहीम, मैं तुम्हारी मोहब्बत हूँ, जिसका तुमने मुझे सबूत दिया था। फिर इसके बाद तुम मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। देखो ये वरदान है, हमारी मोहब्बत का सबूत है। फिर अगले ही पल फहीम ने गरजदार आवाज में मुझे चुप करवा दिया कि खबरदार, जो तुमने आइंदा से ऐसी बात अपनी जुबान से भी निकाली, अब तुम मेरी भाभी हो। ये सुनकर तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई थी। मुझे ऐसा लगा था जैसे मैंने कुछ गलत सुन दिया हो। ऐसा कैसे हो सकता था, मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा था। मैं गैर यकीनी आलम में फहीम को देख रही थी। इससे कहने लगी कि ये तुम क्या कह रही हो। जब कहने लगा कि ये बात सच है, तुम मेरी भाभी हो, तुम मेरे भाई की बीवी हो। खबरदार, जो इस सच को तुमने किसी के सामने लाने की कोशिश की, वरना तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, मैं तो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका हूँ। लिहाजा तुम भी वो बीती बातें भुलाकर मेरे भाई के साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाओ। फहीम मुझसे ऐसे कह रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं था, हमारे बीच कुछ था ही नहीं। वो वापस चला गया, पर मैं तो टूट चुकी थी। मैंने वरदान को थामा और वापस ससुराल आ गई। मुझसे तो अपने शौहर से भी नसें नहीं मिलाई जा रही थी कि कल कला को जब इसे पता चलेगा कि बेटा इसके भाई का है, जिससे वो शदीद नफरत करता है, और मेरे दिल में इसके भाई के लिए ही प्यार है, तो वो तो 2 दफा भी नहीं सोचेगा और मुझे घर से बाहर निकाल देगा। यही सोच सोचकर मेरे हाथ पांव फूल रहे थे। मेरा वजूद खौफ से कांप रहा था कि अब मैं क्या करूं। मैं जान गई थी कि कहीं न कहीं मेरे ससुर को भी इस सारी सच्चाई का पता चल गया था। जब अगले ही पल मेरे ससुर मेरे कमरे में आए और कहने लगे कि उस रात फहीम की तस्वीर तुम्हारे हाथ में थी, तुम इससे बात कर रही थी जब मैंने तुम्हें देख लिया था। मैं जान गया था कि तुम मेरे बेटे की मोहब्बत हो। मेरे बेटे ने किसी से मोहब्बत नहीं की, क्योंकि मेरा बड़ा बेटा हमेशा इसके रास्ते में आ जाता था। उसने एक लड़की से मोहब्बत की थी, लेकिन तुम्हारे शौहर ने इस लड़की को फहीम से अलग कर दिया था। तभी फहीम और तुम्हारे शौहर के बीच नफरत की दीवार कायम है। वो दोनों एक दूसरे को एक आंख नहीं भाते, जबकि वो दोनों सगे भाई हैं। लेकिन जो भी देखता है इस बात को मानने से इनकार कर देता है कि ये दोनों एक ही खून है। लेकिन अब जब फहीम को पता चल गया है कि तुम इसके भाई की बीवी हो, तो फहीम तुम्हें अब दूसरी नजर से देखना भी गवारा नहीं करेगा। लिहाजा तुम अपनी जिंदगी में अपने शौहर के साथ आगे बढ़ जाओ। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं अपने बड़े बेटे को तुम्हारी सच्चाई कभी भी नहीं बताऊंगा, और न ही फहीम ऐसी हरकत करेगा। मैंने अपने ससुर की बातें सुनी तो टूट गई। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं देख सकती थी कि मेरी आंखों के सामने मेरी मोहब्बत किसी और की हो जाए। मैं जान गई थी कि फहीम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाएगा और आराम से मुझे बुला देगा, पर मैं तो इसे कभी भी नहीं बुला सकती थी, क्योंकि अब बात वरदान की थी, जो कि फहीम की औलाद थी। मैंने पक्का हज़म कर लिया था कि मैं अपने शौहर को सारी सच्चाई बता दूंगी, पर मुझ में इतनी हिम्मत होती ही नहीं थी, क्योंकि मैं जानती थी कि अगर मैंने ये सच्चाई बता दी तो मैं मैके भी नहीं जा सकूंगी, क्योंकि वहां तो मेरे भाइयों ने मेरे लिए सारे वापसी के रास्ते बंद कर दिए थे। मैं गहरे दलदल में फंस चुकी थी। अगले रोज फहीम ने शादी का ऐलान कर दिया था। मेरा शौहर तो मुझे बाहर भी निकलने नहीं देता था। वो तो यही समझता था कि अगर फहीम ने मुझे देख लिया तो वो मेरे शौहर से बदला लेगा, जबकि मैं तो पहले ही फहीम की दीवानी थी। इसे सच्चाई कहाँ मालूम थी, पर मैं फहीम की होने वाली बीवी को देखना चाहती थी। तभी मैंने अपने शौहर को कहा कि मैं पर्दा करके बाहर आ जाऊंगी, इस तरह आपका भाई मुझे देख नहीं सकेगा। यूं पर्दा करके मैं सबके सामने आ गई। मैंने फहीम की बीवी देखी, जो पलंग की खूबसूरत थी।
फहीम अब इसके साथ ऐसी बातें कर रहा था जैसे मैं इसकी जिंदगी में कभी थी ही नहीं। वरस्तान बार बार फहीम के पास जा रहा था। सबको यही लग रहा था जैसे वरस्तान को अपने चाचू से बहुत लगाव हो गया है, पर असल बात तो ये थी कि वो अपने सगे बाप को पहचान रहा था। तभी वो इसके पास जा रहा था। दिन ऐसे ही गुजरने लगे और फहीम ने शादी कर ली थी। मैं अपनी नज़रों के सामने अपनी मोहब्बत को किसी और के साथ देखती थी तो मेरा दिल टूट जाता था। ये असियत मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी। जब एक रोज अचानक ही मुझे किसी का फोन आया था। वो खबर सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे। मेरे हाथ से फोन छूटकर जमीन पर गिर गया था। हर कोई मुझसे पूछ रहा था कि क्या हो गया है, पर मेरे रबों पर तो बस मेरे शौहर का ही नाम था। मेरे शौहर का काफी शदीद एक्सीडेंट हुआ था। फहीम ने जैसे ही सुना तो अपने भाई की मोहब्बत में पागल होकर बाहर निकल गया था। मेरे शौहर की सर्जरी हुई थी, लेकिन वो सर्जरी कामयाब न हो सकी और मेरे शौहर मुझे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले गए। ये सदमा काफी गहरा था। मुझे ऐसा लगता था जैसे मैंने अपने शौहर से बेवफाई की हो। मैंने इसकी जिंदगी से इतनी बड़ी सच्चाई छुपाई थी और इसे इतने बड़े शराब में रखा था। मैं काफी शर्मिंदा थी। मुझे अपने आसपास मौजूद हर इंसान से घिन महसूस होने लगी थी। फहीम मुझे काफी हौसला देता था। मैं जानती थी कि वो मुझे भाभी समझता है, यही समझकर वो मुझे हौसला देता है। मुझे इसका ये हौसला बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था। तभी मैं एक झटके से इसे खुद से दूर धकेल देती थी कि अपना ये फर्ज एहसास अपने पास ही रखो, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। फहीम ने वजदान को संभाल लिया था, पर मैंने भी फैसला किया था कि मैं अपने शौहर से अब मजीद बेवफाई नहीं करूंगी। तभी मैंने इस घर में रहने का फैसला किया था। लेकिन मैं इतना जान गई थी कि अब फहीम को मेरा एहसास होता है, क्योंकि कहीं न कहीं वो अब भी मुझसे मोहब्बत तो करता था। इसके दिल में अभी भी मेरे लिए वही मोहब्बत कायम थी। वो बात अलग थी कि उसने वो मोहब्बत अपने दिल के किसी कोने में संभाल कर रखी थी। पर अब जैसे ही मेरे शौहर का इंतकाल हो गया और मैं बेवा हो गई, तो इसकी वो मोहब्बत फिर से जागने लगी। तभी वो मेरा ख्याल रखता था। वजदान को तो वो बिल्कुल वाफादा ही प्यार करता था, जबकि मेरे ससुर भी जानते थे कि ये सब सच्चाई क्या थी। तभी एक रोज ससुर मेरे पास आए। वो मुझसे आकर कहने लगे कि बेटा अब वक्त आ गया है। क्या पता ये सब कुछ इसी वजह से हुआ हो ताकि तुम दोनों एक हो जाओ और वो अधूरी मोहब्बत पूरी हो जाए। मैंने फौरन अपने ससुर को चुप करवाया कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगी। ऐसा करके मैं अपने मरहूम शौहर को और तकलीफ नहीं दे सकती। मेरे शौहर को अपनी जिंदगी में पता ना चल सका, पर अब तो इनकी रूह को पता चल ही गया होगा कि मैं कितनी बड़ी बेवफा हूँ, जिसने इनके साथ इतनी बेवफाई की है। सिर्फ मैं नहीं, आप सब ने ही इसके साथ बेवफाई की है, क्योंकि आप दोनों भी तो सच्चाई जानते थे। लेकिन अब मैं और बेवफाई नहीं कर सकती। मैं ऐसे ही वजदान के लिए जीती रहूंगी। ये सारी बातें बाहर खड़े फहीम ने भी सुन ली थी। वो वैसे ही वापस चला गया था, लेकिन अब मुझे जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा था वो मेरे बारे में क्या सोचता है। पर इस घर में रहते साथ ही हर मुश्किल दिल मजीद घुटन हो गए थे, क्योंकि फहीम की बीवी ने मुझ पर रोब जमाना शुरू कर दिया था। वो तो मुझे एक मजलूम बेवा समझती थी, मुझ पर आए रोज जुर्म ढाती रहती थी। वो तो मुझे बोझ समझती थी और यही कहती थी कि मेरे शौहर ने ही सारा कारोबार संभाला हुआ है। मेरे शौहर अब तुम्हारा बोझ नहीं उठा सकता, लिहाजा तुम वापस अपने मैके चली जाओ। ये सुनकर मेरा दिल सुलग उठा। उसने इंतहा तो तब की थी जब उसने फजदान को रख कर थप्पड़ मारा था। वो इस वक्त 3.5 साल का था और इतना बड़ा भी नहीं था, लेकिन उस बेहिस ने मेरे बेटे को काफी मारा था। मेरा बेटा बहुत रोया था। मुझे इस लड़की पर बहुत गुस्सा आया था। जैसे ही फहीम ने वजदान का सूजा हुआ गाल देखा तो मुझसे पूछने लगा कि इसे क्या हुआ है। इससे पहले कि मैं इसे सच्चाई बताती, जब फहीम की बीवी वजदान की शिकायतें लगाने लगी, लेकिन वो जानता था कि इसकी बीवी कैसी है। तभी उसने अपनी बीवी को खामोश कर दिया कि इतने छोटे से बच्चे पर इतना बड़ा इल्जाम मत लगाओ। तुम इसे अपने जितना ही समझ रही हो, इसके साथ तुम मुकाबलेबाजी क्यों कर रही हो? इससे पहले ये तो सोच लो कि इसकी उम्र ही क्या है। ये हर तरह से नादान है। इसे तो ये भी नहीं पता कि तुम क्या कह रही हो। जैसे ही इसकी बीवी ने ये सारी बातें सुनी तो वो और भी तड़प उठी थी और गुस्से में कहने लगी कि अब तुम इस बेवा औरत का साथ दोगे जिसके बच्चे का भी किसी को नहीं पता किसका बच्चा है।
ये सुनते साथ ही फहीम का पारा आपे से बाहर हो गया और ही उसने अपनी बीवी को थप्पड़ लगा दिया और इसे चीख कर कहने लगा कि खबरदार, जो आज के बाद तुमने ऐसी बात जुबान से भी निकाली। फहीम की बीवी ने जैसे ही ये थप्पड़ अपने मुंह पर खाया तो वो औंधे मुंह जा गिरी थी, जबकि मैं ये तमाशा देखकर बौखला गई थी। मैंने फहीम को डांटना शुरू कर दिया कि ये तुमने क्या किया है, मेरी खातिर तुम अपनी बीवी से क्यों लड़ रहे हो। लेकिन अब मेरी बस हो गई थी। मैंने वजदान को अपने साथ दिया और ऐसे ही घर से बाहर निकल आई, पर फहीम मेरे पीछे भाग कर आने लगा और चिल्लाकर मुझे कहने लगा कि तुम कहाँ जाओगी। उसने मेरा हाथ थामकर मुझे रोक दिया। जब मैं इसका हाथ छुड़ाया और चीख कर कहने लगी कि मैं कहीं भी चली जाऊंगी, लेकिन तुम्हारी और तुम्हारी बीवी के साथ बिल्कुल भी नहीं रहूंगी। फहीम अपनी बीवी की तरफ से मुझसे माफी मांगने लगा, पर मैंने इसकी एक भी न सुनी। जब अगले ही पल मुझे पीछे से एक आवाज सुनाई थी जिसने मुझे ठहरने पर मजबूर कर दिया था। मेरे कदम वहीं पर जम गए थे। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि क्या मैंने सच सुना है। फहीम ने मुझसे कहा था कि हमारी मोहब्बत की खातिर रुक जाओ। अगर तुमने जरा से भी मुझसे मोहब्बत की थी तो वहीं पर रुक जाओ। ये सुनकर तो मेरी रूह फना हो गई थी। मैंने जैसे ही पीछे देखा तो फहीम एक हारे हुए शख्स की तरह खड़ा था, जैसे वो सब कुछ हार चुका हो। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि फहीम ये सारी बातें कर रहा है। वो कहने लगा कि हाँ, मैंने कभी तुमसे नफरत की ही नहीं और ना ही तुम्हारे लिए मेरी मोहब्बत कभी कम हुई है। मैंने आज भी तुमसे मोहब्बत की है। मैं मरते दम तक तुम्हें चाहूंगा, लेकिन तुम बस दूर मत जाओ। मैंने अपने भाई के लिए तुम्हें ठुकरा दिया था क्योंकि मैं इसकी खुशी चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि हम दोनों के बीच मजीद नफरत कायम हो। इससे पहले ही मुझे लेकर गलतफहमी थी, तभी मैं चुपचाप आगे बढ़ गया था। पर अब मैं जान गया हूँ कि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इस वजह से अब मैं कभी तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। फहीम ने ये सारी बातें तो कह ली थी, लेकिन अगले ही पल मेरी नजर फहीम के पीछे खड़ी इसकी बीवी पर गई थी, जो आंखें फाड़े हम दोनों को देख रही थी। उसने जैसे ही अपने शौहर के मुंह से ऐसी बातें सुनी तो वो वहीं पर बेहोश हो गई थी। मैंने जैसे ही फहीम की बीवी को पुकारा था तो वो भी पीछे मुड़ा। हम दोनों से अस्पताल लेकर गए। कुछ देर बाद इसे होश आया। उसने होश में आते साथ ही मेरा गला पकड़ लिया। वो कहने लगी थी कि मनहूस औरत, तुमने मेरा घर उजाड़ दिया। पहले तुमने अपने शौहर से बेवफाई की और अब तुम मेरा घर तोड़ना चाहती हो। तुमने ये सब अच्छा नहीं किया। मेरा सांस उखड़ने लगा था जब इतनी ही देर में फहीम आ गया। उसने अपनी बीवी को मुझसे दूर किया। नर्स ने ऐसे बेहोशी का इंजेक्शन लगाया। मैं बेबसी के आलम में फूट फूट कर रोने लगी थी। मैंने फहीम के आगे हाथ जोड़े के देखो, ऐसा मत करो। पर फहीम सख्ती से मुझसे कहने लगा कि देखो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। हम आज ही निकाह कर रहे हैं। इसकी बात सुनकर ही मेरी रूह फना हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कहूँ, लेकिन वह मुझे जबरदस्ती अपने साथ ले गया। हम दोनों ने निकाह कर दिया, जिसके बाद वो मुझे एक फ्लैट में लेकर आया था। शायद वो फ्लैट इसी का था जहाँ वो पहले से रहता था। मैं अब इस फ्लैट में इसका इंतजार करने लगी। एक हफ्ते बाद वो मेरे पास लौटा था, जब मेरा हाथ थामकर कहने लगा कि मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें लेकर बहुत ही लापरवाह हो गया था। मुझे सब नहीं करना चाहिए था। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे माफ नहीं करोगी क्योंकि मैंने तुमसे जबरदस्ती निकाह किया है, पर हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं कब तक फहीम से नाराज रहती। आखिर वो मेरी बिछड़ी हुई मोहब्बत जो थी, मैंने इसे माफ कर दिया था। अब मैं इसकी दूसरी बीवी बनकर इसके साथ ही रहती थी, जबकि फहीम ने अपनी पहली बीवी को भी संभाल लिया था। फहीम हम दोनों को पूरा वक्त देता था। हम दोनों के बीच कोई फर्क नहीं करता था। मैं मानती थी कि मैंने अपने शौहर से बेवफाई की थी। मैं इसकी गुनहगार हूँ और मुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी, लेकिन मुझे अभी भी शर्मिंदगी होती है। मैं आज भी इस बेवफाई की अपने रब से माफ़ी मांगती हूँ। नाज़रीन, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।